हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 11 जीव और समष्टियाँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यह वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है, यानी आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला हेडिंग हमारा क्या है। देखिए, पहला हेडिंग है जीव। जीव क्या होता है? क्या होता है? देखिए, जीव क्या होता है। पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवित घटक को जीव कहते हैं। जैसे कि हम लोग भी एक जीव हैं। जो पर्यावरण में जितने भी जीवित घटक पाए जाते हैं, जीवित हैं, वो लोग क्या हैं? जीव हैं। जीवित घटक होते वही जीव होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने जीवित घटक हैं, जितने जीवित रहने वाले जानवर हैं, जीव जंतु, सब क्या है? जीव हैं। हम लोग भी एक जीव हैं। आगे देखिए, दूसरा हेडिंग है समष्टि। देखिए, समष्टि क्या है। एक ही जात के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे कि मानव जात एक समष्टि है, तो इसी प्रकार से हर एक जात के जीवों को समष्टि कहते हैं। जैसे कि कीड़ों की जात, ये भी एक समष्टि है, तो मानव भी जात एक समष्टि है। इसी प्रकार से एक ही जात के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे कि गाय, गाय का समूह जो है, गाय का समष्टि हो गया। इसी प्रकार से देखिए, अगला हेडिंग है समुदाय। तो देखिए, समुदाय क्या होता है। एक से अधिक समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। जो समष्टि होती है एक से अधिक होती है। जैसे कि देखिए, गाय है, गाय में बैल आ गया, बछड़ा आ गया, इसी प्रकार से सांड आ गया। इसी प्रकार से इनका जो एक से अधिक समष्टियाँ होती है, इसे इसे ही समुदाय कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में क्या है, कोई दूसरी जाति का है, कोई अलग जाति का है, इसी प्रकार से। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। तो देखिए क्या है, एक से अधिक समुदायों के समूह को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जो एक से अधिक समुदाय होता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगला हेडिंग है जीवोम। तो देखिए, जीवोम क्या है। जीवोम क्या होता है, एक से अधिक पारिस्थितिक के समूह को जीवोम कहते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है जीवमंडल। तो देखिए, जीवमंडल क्या है, एक से अधिक जीवोम के समूह को जीवमंडल कहते हैं। यानी ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि जीव है, जीव क्या होता है, पर्यावरण में पाए जाने वाले घटक को जीव कहते हैं, जीवित घटक को। और एक से अधिक जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। यानी एक ही जात के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। और एक से अधिक समष्टियों को समुदाय कहते हैं। एक से अधिक समुदायों को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। और एक से अधिक जीवों को जीवमंडल कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा है जीव और इसका पर्यावरण। जीव और इसका पर्यावरण। तो देखिए, हमारा हेडिंग है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना हुआ है। यहाँ परि का अर्थ है चारों, परि का अर्थ होता है चारों, चारों ओर। और आवरण का अर्थ है ढके हुए, यानी चारों ओर से ढके हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। आगे देखिए, जीवों के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उन्हें पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो वायुमंडल फैला हुआ है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग क्या है, पर्यावरणीय कारक। तो देखिए, पर्यावरणीय कारक क्या है। पर्यावरण के वह घटक जो जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। देखिए, पर्यावरणीय कारक के प्रकार यानी कितने भागों में इन्हें बांटा गया है। तो देखिए, पर्यावरण कारक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नंबर एक है जैविक कारक और दूसरा है अजैविक कारक। तो देखिए, जैविक कारक क्या होता है। देखिए, जैविक कारक, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जंतु व पादप आदि आते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये आते हैं। इसमें जीव जीव जंतु में मनुष्य भी आते हैं, यानी हम लोग के जैविक घटक हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा है अजैविक कारक। देखिए, अजैविक कारक क्या है, इसके अंतर्गत भूमि, जल, ताप, प्रकाश तथा विकिरण आदि आते हैं। ये होते हैं अजैविक कारक। उसके बाद देखिए, प्रमुख अजैव कारक को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो देखिए, नंबर एक क्या है,
जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक तो देखिए, किसी विशेष स्थान पर होने वाली सभी वातावरणीय गतिविधियों को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। इससे निम्न कारक आते हैं। देखिए क्या होता है जलवायु संबंधी कारक। किसी स्थान पर, कोई स्थान से आपके जो आपका एरिया है वहाँ का जो मौसम है, जो वातावरण का वहाँ का गतिविधि हो, जैसे कि धूप है कि पानी बरस रहा है कि कुहासा पड़ा हुआ है, तो यही क्या है, ये सब जलवायु है। अब जलवायु का जो अध्ययन होता है जलवायु विज्ञान कहलाता है। इसके देखिए कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1 है प्रकाश। तो देखिए प्रकाश क्या है, हेडिंग हमारा क्या है, प्रकाश। तो देखिए पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए प्रकाश भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होता है। जो जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा होता है सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वह दिखाई दे या ना दिखाई दे। आगे देखिए क्या है, प्रकाश अपने गुण, तीव्रता तथा अवधि के द्वारा पौधों को प्रभावित करता है। इसका जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है जो प्रकाश होता है। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। देखिए प्रकाश का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इनका भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, जिससे पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर का निर्धारण होता है। ये भी प्रकाश से ही होता है। आगे देखिए पौधों की वृद्धि, एंजाइम का बनना, ऊतक का विभेदन, पुष्पन पादप हार्मोन्स का संवहन, पौधों के अंगों के मुड़ने आदि पर भी प्रकाश का प्रभाव होता है। कैसे, देखिए आप कोई पौधा लगाइए और उस पौधों को अंधेरे में रखिए, सिर्फ एक जगह से रोशनी उसमें दे दीजिए, तो देखेंगे वो पौधा रोशनी की तरफ ही जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर प्रकाश का भी प्रभाव होता है उसके विकास में भी। आगे देखिए पौधों द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप गति प्रदर्शित करना प्रकाशानुवर्तन गतियां कहलाता है। क्या, पौधों द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप, जो प्रकाश उसकी तीव्रता के अनुरूप जो गति प्रदर्शित करता है वही प्रकाश अनुवर्तन गतियां कहलाते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, दीप्तिकालिता। तो देखिए दीप्तिकालिता क्या है, हेडिंग हमारा है दीप्तिकालिता। तो देखिए पौधों की कार्यकी, आकारिकी एवं पारिस्थितिकी पर प्रकाश के अवधि के प्रभाव को दीप्तिकालिका कहते हैं। दीप्तिकालिका के आधार पर पौधों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। देखिए पहला है प्रकाश प्रिय। देखिए प्रकाश प्रिय क्या है, वह पादप जो प्रकाश में भली भांति किंतु छाया में अच्छे प्रकार से नहीं उग पाते, उन्हें प्रकाश प्रिय कहते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी, सागौन, बरगद आदि। प्रकाश प्रिय क्या है, वह पादप जो प्रकाश में भली भांति, जो प्रकाश में अच्छी तरह से उग जाते हैं, अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर उन पर प्रकाश नहीं पड़ता, अगर वो छाए में है तो अच्छे से नहीं उग पाएंगे, तो उन्हें प्रकाश प्रिय कहते हैं। जैसे कि इसमें सूरजमुखी आ गया, सागौन का पेड़ आ गया, बरगद का पेड़ आ गया। अब देखिए अगला हेडिंग है छाया प्रिय। देखिए छाया प्रिय क्या है, देखिए वह पादप जो केवल छायादार स्थानों में ही अच्छी प्रकार से उगते हैं, अधिक प्रकाश में मुरझा जाते हैं, उन्हें छाया प्रिय कहते हैं। छाया प्रिय क्या होता है, जो प्रकाश सिर्फ छाया में ही उगते हैं, जैसे कि उस पर अगर धूप लग जाएगा तो वो मुरझा जाएगा, मुरझा के नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे पौधों को छाया प्रिय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, एबीस और टेक्सस आदि। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है बी वाला, तापमान। तो देखिए तापमान क्या होता है, तापमान देखिए तापमान अति महत्वपूर्ण कारक है। यह पौधों में बीजों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि, वायु की गति, जल वृद्धि, समुद्री धाराओं का संचालन एवं अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। प्रत्येक जीव को अनुकूलतम ताप की आवश्यकता होती है। ये होता है तापमान। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग है सी, जल। तो देखिए जल क्या है,
पृथ्वी पर लगभग 73% भाग जल पाया जाता है। पादपों यानी पौधों की वृद्धि एवं विकास जल की प्राप्ति पर ही निर्भर करता है। जो पौधे होते हैं उनका विकास जल पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह व वातावरण के बीच दो क्रमिक घटनाएं वाष्पोत्सर्जन वर्षा होती हैं। क्या होता है इसमें? वर्षा होता है पृथ्वी की सतह पर वातावरण के बीच में। उसके बाद जिसके कारण निरंतर रूप से जल का विनिमय विनिमय एक चक्र के रूप में होता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। जैसे कि बरसात होता है, उसके बाद फिर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर ये जो जल होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा फिर ऊपर जाता है, फिर ये वर्षा के रूप में जल में गिरता है। यही है जल चक्र। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है जल का पौधों पर प्रभाव। तो देखिए जल का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जल की उपलब्धता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? जलोद्भिद। तो देखिए जलोद्भिद पौधा क्या है? नम क्षेत्रों में रहने वाले पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। जो पौधे नम क्षेत्रों में उगते हैं यानी जहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली होती है, उन पौधों में रहते हैं, उन जगह पे रहते हैं, इन्हें जलोद्भिद पौधे कहते हैं। उसके बाद है समोद्भिद, यानी अनुकूल नमी व वायु में उगने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। जहाँ पे ना अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंडी हो, यानी जहाँ की मिट्टी ना सूखी हो जाए ना ज़्यादा गीली हो। उसके बाद है मरुद्भिद। तो देखिए मरुद्भिद क्या है? शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पौधे मरुद्भिद, जैसे कि रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे, जहाँ पे शुष्क स्थान है, सूखा पड़ा है, तो ये क्या है? मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। अब देखिए डी हेडिंग क्या है? वायुमंडलीय गैसें। तो देखिए वायुमंडलीय गैसें क्या है? पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किमी तक यानी 15 किलोमीटर तक की वायु मौसम जलवायु जीव आदि को प्रभावित करती है। जो पृथ्वी की सतह से ऊपर 15 किलोमीटर तक जो वायुमंडल है वायु है, यही क्या करती है? मौसम जलवायु और जीव को प्रभावित करती है। वायुमंडल में N2 है नाइट्रोजन 78% है, O2 ऑक्सीजन 21% है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अब देखिए ई क्या है? वायुगत। तो देखिए ये वायुगत क्या है? देखिए वायु की गति का प्रभाव पादपों की आकृति एवं वितरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ही पड़ता है। पादपों की आकृति यानी पौधों की आकृति, उनके वितरण पर। तेज वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण वृक्षों के टूटने का प्रमुख कारण है। वृक्षों के टूटने का प्रमुख कारण क्या है? वायु द्वारा मृदा का अपरदन, यानी जहाँ की मिट्टी बलुई है वहाँ पे जब तेज वायु चलेगा तो वहाँ की मिट्टी उड़ के दूसरे स्थान चली जाएंगी, जिससे पौधों की जड़ें क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। वहाँ पे मिट्टी नहीं रहेगा तो कमजोर हो जाएंगी, जिससे उनके वृक्षों की टूटने की संभावना अधिक रहती है। तो ये भी वृक्षों के टूटने का प्रमुख कारण है। आगे देखिए वायु परागण एवं फलों के बीज प्रकीर्णन में भी सहायक होता है। अब अगला हेडिंग देखिए क्या है? मृदीय कारक या फिर मृदा, यानी मिट्टी। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, तो मृदीय कारक या फिर मृदा। तो देखिए स्थलीय पौधे जल तथा खनिज द्वारा मृदा को स्थलीय पौधे जल तथा खनिज तत्वों को मृदा से ही प्राप्त करते हैं। स्थलीय पौधे जो पौधे सूखे स्थान पर होते हैं, स्थल पर होते हैं, जलीय पौधे नहीं, स्थलीय पौधे। हमारा होता नहीं स्थल, जल, थल और वायु, तो ये स्थलीय पौधे जो भूमि पर हैं। तो स्थलीय पौधे क्या करते हैं? जल तथा खनिज तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पौधों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी के चट्टानों के टूटने फूटने से बनने वाली उसकी ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। जो पृथ्वी की चट्टान से टूट फूट कर बनी है ऊपरी परत जो बनी है वही मिट्टी है, उसे मृदा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों के टूटने फूटने से। अब आगे देखिए मृदा में मुख्य अवयव खनिज पदार्थ, मृदा जल तथा मृदा वायु और जीव आदि हैं। अब देखिए मृदा के आधार पर वनस्पतियों को निम्न वर्ग में विभाजित किया गया है। देखिए पहला क्या है? देखिए क्या है? अम्लोद्भिद। जो पौधे अम्लीय मृदा में उगते हैं उन्हें अम्लोद्भिद पौधे कहते हैं, यानी जो पौधे अम्लीय
जो मिट्टी, जहाँ की मिट्टी अम्लीय है, जहाँ की मिट्टी में अम्ल पाया जाता है, वो पौधे क्या होते हैं? अम्लोदभिद होते हैं। उसके बाद क्या है? लवणोदभिद, यानी जो पौधे लवणीय मृदा में उगते हैं उन्हें लवणोदभिद मृदा पौधे कहते हैं, यानी कि जिनमें नमक की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद है बालुकोदभिद, यानी जो पौधे बालू में उगते हैं, जहाँ की मिट्टी बालुई है, उसे बालुकोदभिद पौधे कहलाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद है शैलोदभिद, यानी शैल का तो चट्टान, तो चट्टानों की सतह के पौधों को शैलोदभिद कहते हैं, यानी जो पौधे चट्टानों में उगते हैं उन्हें शैलोदभिद पौधे कहते हैं। उसके बाद है दरारोभिद, चट्टानों की दरारों में उत्पन्न होने वाले पौधों को दरारोभिद पौधे कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है? आजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। देखिए आजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं हमारा हेडिंग है। तो देखिए इसमें क्या आपको लिखना है? किसी जीव के बाह्य वातावरण के साथ साम्य अवस्था व संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तन के बावजूद भी शरीर का स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता को समस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देखिए समस्थापन क्या है? कोई जीव है उसकी बाह्य वातावरण के साथ जो साम्य अवस्था यानी संतुलन बनाए रखे, उसका शरीर जो है संतुलन बनाए रखा था, जो वातावरण वहाँ का है, वातावरण के बदलने के बावजूद भी उसका शरीर स्थिर एवं अनुकूल वातावरण को बनाए रखे। जैसे कि मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आप ठंडी में भी रह रहे हैं, गर्मी में भी रहे हैं, तो यही है कि दोनों मौसम में आप अपनी अनुकूलता बनाए रखते हैं। तो वहाँ पे क्या है? ये क्या है? समस्थापना कहलाता है, इसे समस्थापन कहते हैं। आगे देखिए, बहुत से जीवधारी अपने शरीर की स्थिति वातावरण में बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। तनाव युक्त अजैविक कारकों से निपटने के लिए ये जीव निम्न क्रियाकलापों का सहारा लेते हैं। जो जीव अपने शरीर को स्थित वातावरण में बनाए रखने में सक्षम नहीं होते, यानी नहीं रख सकते सभी वातावरण में, तो देखिए कौन कौन सा क्रियाकलाप करते हैं वो। नंबर 1 क्या है? नियंत्रण या फिर नियमन करना। तो देखिए कुछ जीवधारी शरीर ताप व प्रासरणीय सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं तथा समस्थितिका को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी और फिर पक्षी। दूसरा है समरूपण रखना। तो देखिए लगभग 99% जीव या पौधे स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। जो अंतः अनुकूल वातावरण है, यानी अपने अंदर का वातावरण बनाए में अनुकूल नहीं रहते, सक्षम नहीं होते। कितने? लगभग से 99% जीव और पौधे, तथा उनमें ताप नियंत्रण क्रिया विधि का भी अभाव होता है। ऐसे जीव ऊष्माक्षेपी, शीत रुधिर वाले या फिर विषम तापी होते हैं। आगे देखिए अगला हेडिंग है प्रवास करना। तीसरा है प्रवास करना। तो देखिए भोजन और अनुकूलन मौसम, आवास एवं अन्य कारकों से एक समष्टि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन मुख्यतः प्रवास कहलाता है। ये दैनिक कालिक मौसम के अनुसार भी हो सकता है। मौसम अभिगमन या प्रवास का अच्छा उदाहरण है। देखिए मान लीजिए कि आप यूपी में रह रहे हैं, यहाँ पे ठंड पड़ जाए तो आप गुजरात में चले जाइए जहाँ पे ठंड नहीं हो, मुंबई में चले जाइए, मुंबई में जहाँ पे ठंड नहीं हो रहा है, वहाँ पे ठंड नहीं होता, तो ये क्या हो गया? आपका ये प्रसव हो गया, प्रवास हो गया, सॉरी ये प्रवास हो गया। फिर वहाँ से फिर यहाँ पे जब यूपी में गर्मी हो जाए तो वहाँ से आप छोड़ के उसको मुंबई से फिर आ जाएं आप यहाँ पे यूपी में, तो ये क्या हो गया? ये प्रवास हो गया, यानी मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, भोजन के लिए या फिर अनुकूल मौसम के लिए, आवास के लिए, ये प्रवास होता है। आगे देखिए अगला हेडिंग है निलंबित करना। तो देखिए निलंबित करना क्या है? जीवाणु कवक निम्न पौधे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए मोटी भित्ति वाले जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं। जो जीवाणु और कवक होते हैं, इनमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए अपने शरीर में मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही अनुकूल दशा आती है ये अंकुरण करते हैं। उच्च जीव भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए
अनुकूल वातावरण का चयन करते हैं। जैसे कि शीत ऋतु में ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। जो ध्रुवीय भालू हैं शीत ऋतु में, ठंडी मौसम में ध्रुवीय भालू क्या होते हैं, शीत निष्क्रियता, जहाँ पे ठंडी नहीं होती वहां पे चले जाते हैं। आगे देखिए, मछलियां एवं घोंघे ग्रीष्म ऋतु में संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसे परिस्थितियों से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे है आंतरिक स्तर, इस तरफ है बाह्य स्तर। इस पर यहाँ पे देखिए है संरूपी जीव, यहाँ पे क्या है आर्षिक नियतांक नियामक, और फिर यहाँ पे है नियामक। तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बना हुआ। आगे देखिए, अगला हेडिंग है जीवों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन। तो देखिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सहन करने के लिए जीवों के शरीर में आकारिकीय एवं शारीरिकीय परिवर्तन होते हैं, जिन्हें पारिस्थितिकीय अनुकूलन कहते हैं। पादपों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय अनुकूलन देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब वातावरण में परिवर्तन को सहन करने के लिए, जो वातावरण जैसे कि ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, तो इसको सहन करने के लिए जीवों के शरीर में जो आकारिक और शारीरिक परिवर्तन होता है उन्हें परिवर्तकीय अनुकूलन कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सा परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए, पादपों में पारिस्थितिकीय परिवर्तन। तो देखिए, पादपों में पाए जाने वाले पारिस्थितिकीय अनुकूलनों जल एवं लवणों की उपलब्धता के आधार पर पादपों को निम्न पारिस्थितिकीय समूहों में बांटा जाता है या बांटा गया है। तो देखिए क्या है, जलोदभिद पादप। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे पादप जो जल में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं उन्हें जलोदभिद पादप कहते हैं। अपने आवास व स्वभाव के आधार पर जलोदभिद पादप 3 प्रकार के होते हैं। जो जलोदभिद पौधा होता है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है जल निमग्न पादप। ये पादप जल में पूर्ण रूप से डूबे होते हैं। इन्हें के 2 प्रकार होते हैं। जो जल निमग्न जलोदभिद पौधा होता है, जल में पूरी तरह से डूबा रहता है। आगे देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ए देखिए, जल युक्त निमग्न पादप। इस प्रकार के पादपों की जड़ें कीचड़ में धसी होती हैं तथा पादप पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रिला, पोटामोजेटॉन, बेलिसनेरिया इत्यादि। ये कैसे पौधे हैं, ये पादप क्या है, इनकी जड़ें कीचड़ में धसी रहती हैं और ये पौधे पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं। उसके बाद देखिए बी वाला क्या है, निमग्न प्लावी पादप। देखिए, इस प्रकार के पादपों में जड़ रहित पादपों का पूरा शरीर जल के अंदर डूबा रहता है, इनमें जड़ नहीं रहता और इनका पूरा जो पौधा होता है जल में डूबा रहता है। देखिए उदाहरण के लिए सिरेटोफिल्लम, यूट्रिकुलेरिया आदि। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जलोदभिद पौधा क्या है, प्लावी पादप। देखिए, ये पादप जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। इनके भी 2 प्रकार होते हैं। जो प्लावी पादप होता है ये क्या करते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। तीसरा है जल स्थलीय पादप। तो देखिए, इन पादपों यानी इन पौधों का कुछ भाग जैसे कि पत्तियां जल के बाहर रहता है तथा शरीर का जो कुछ भाग जैसे कि तना और जड़ जल में डूबा रहता है। इन पादपों को 2 प्रकार की इन पादप जो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनमें 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, जिसके कारण इनमें विषम पर्णता देखी जाती है। उदाहरण के लिए देखिए टाइफा, सेजिटेरिया, जल धनिया या फिर क्या है रेननकुलस आदि। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है जलोदभिद पादपों में आकारिकी अनुकूलन। तो देखिए, जलोदभिद पादपों की जड़ों, तनों व पत्तियों में आकारिकीय अनुकूलन निम्नलिखित है। नंबर 1 है जड़ों में अनुकूलन। तो देखिए जड़ों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है। देखिए, जड़ों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार के पौधों का शरीर जल के संपर्क में होता है, जिसके जल अवशोषण की जरूरत कम पड़ती है। जब ये पौधा ही जल में रहता है तो जल की अवशोषण करने की इनकी जरूरत कम होती है। उदाहरण के लिए क्या है, वाल्फिया, सिरेटोफिल्लम। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे देखिए
कई पादपों जैसे कि लेमना में रेशेदार सारवाहविहीन छोटे उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? इसमें लेमना में क्या रेशेदार सारवाहविहीन छोटी उपस्थिति होती है। ये पौधों का संतुलन बनाए रखने तथा तैरने में सहायक होती है। इनमें देखिए कहने को इसमें जो छोटे छोटे क्या होते हैं, इसकी जड़ें जो होती है छोटे छोटे भुए के समान होती हैं। रुई जो एक सुअर होता है छोटे छोटे इसमें होते हैं, ऐसे धागे की नुमा होती हैं। आगे देखिए क्या है, सिंघाड़ा में पाई जाने वाली स्वांगी कारक जड़ का रंग हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा तो आप लोग खाए होंगे, उसे जानते ही होंगे। अगला आइटम देखिए हमारा क्या है, तनों में अनुकूलन। तो देखिए तनों में अनुकूलन क्या होता है जलोदभित पौधे में। देखिए तनों में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। जल में डूबे रहने वाले पादपों के तने पतले, स्पंजी तथा कोमल होते हैं, जिसके कारण ये जल के बहाव से सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद है, स्थिर पलाबी पादपों में धरातल पर फैलने वाले पाए जाते हैं, जैसे कि कुमुदनी और कमल। जो पौधे देखिए जल में रहते हैं लेकिन ऊपर ऊपर जल के धरातल पर फैले रहते हैं। अगला है, स्वतंत्र पलाबी पादपों में तने कोमल, पतले तथा जल में सतह पर क्षैतिज तैरने वाले होते हैं। ये जैसे कि एलीचा क्या होता है, सॉरी एजोला। उसके बाद अगला हेडिंग है, पत्तियों में अनुकूलन। तो देखिए पत्तियों में अनुकूलन क्या होता है जलोदभित पौधे में। तो देखिए पत्तियों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए जल निमग्न पादप यानी जल निमग्न पौधे में जल निमग्न पादप जैसे कि सीरेटोफिल्लम की पत्तियां महीन व कटी फटी रहती हैं। बेलिस्नेरिया की पत्तियां लंबी तथा फीते नुमा रहती हैं। जलकुंभी की पत्तियां सड़ने से बचने के लिए मोम जैसे पदार्थ की पतली परत पाई जाती है। जो पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती हैं वह आकार में बड़ी तथा इनकी ऊपरी सतह पर मोम पदार्थ की परत लगी होती है। अब आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है, जलोदभित पादपों में शारीरिकीय अनुकूलन। तो देखिए जलोदभित पादपों में निम्न शारीरिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 है, जलीय पौधों की बाहरी त्वचा मृदुदकीय होती है तथा इस पर उपत्वचा अनुपस्थित होती है, उसमें बाहरी त्वचा नहीं होती है। परंतु क्या होता है इसमें, परंतु तैरने वाले कुछ पादपों जैसे कि कुमुदनी की पत्तियों की बाह्य त्वचा पर मोम पदार्थ की परत होती है। जो कुमुदनी पौधा होता है उसकी पत्तियों में क्या होती है, परत होती है बाह्य त्वचा पर। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या है, जल निमग्न पादपों की पत्तियों पर रंध्र नहीं पाए जाते। पलाबी पादपों की पत्तियों पर रंध्र ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं तथा जल स्थलीय पादपों की जल के बाहर उपस्थिति पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। जो जल के बाहर उपस्थित होते हैं उनकी पत्तियों पर, और जो जल के अंदर होते हैं उनमें रंध्र नहीं होता। तीसरा देखिए, जड़ों व तनों में वलकुट मृतकों का बना होता है, मृत ऊतक का बना होता है तथा सुविकसित अवस्था में होता है, स्वयं ही विकसित होता है ये। आगे देखिए चौथा नंबर क्या है, यांत्रिक ऊतक बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पांचवा है, जल निमग्न पौधों में दारू तथा पोषवाह विकसित नहीं होते, परंतु जल स्थलीय पादपों में यह ज्यादा विकसित होते हैं। छठवां नंबर है, पर्णहरित तने के वलकुट तथा तने व पत्तियों की बाह्य त्वचा पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रिला, इसमें क्या होता है, जो वलकुट होता है तने की पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होता है। अब देखिए अगला हेडिंग है क्या, समोद्भिद या फिर मध्योद्भिद। तो देखिए क्या है, ये पादप ऐसे जगह पर उगते हैं जहां औसत जल तथा ताप पाया जाता है। ऐसे जगहों की जलवायु ना ज़्यादा शुष्क होती है और ना ही ज़्यादा नम होती है। इन जगहों पर मृदा में खनिज लवण, जल, ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये मरुद्भिद व जलोद्भिद के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं। उद्यानों में लगाए जाने वाले पादप इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के पादपों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। देखिए
जो समोद्भिद या फिर मध्योद्भिद पौधा होता है, दोनों एक ही, इसके नाम दो। इसे समोद्भिद कह सकते हैं या फिर मध्योद्भिद कह सकते हैं। इसको मध्योद्भिद क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मरुद्भिद तथा जलोद्भिद के बीच का अंतर प्रकट करता है। यही पौधा जो होता है उद्यानों में लगाया जाता है, बगीचों में, पार्क वार्क में। देखिए इसमें क्या है, इसके जो है पारिस्थितिकीय अनुकूलन इस प्रकार से, निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, इन पादपों का मूल तंत्र या जड़ तंत्र सुविकसित होता है। इनकी जड़ों में मूल गोप व मूल रोम हमेशा पाए जाते हैं। दूसरा है, तना स्वतंत्र रूप से शाखायुक्त तथा वायवीय ठोस होता है। तीसरा है, पत्तियां पतली चौड़ी बड़ी काई आकार की या मुलायम होती हैं तथा इनके ऊपर उपत्वचा की पतली परत होती है। चौथा है, पत्तियों की निचली सतह पर ज्यादा रंध्र तथा ऊपरी सतह पर कम रंध्र होते हैं। और पांचवा है, बाह्य त्वचा सुविकसित होती है। छठवां देखिए क्या है, पर्ण मध्योतक, स्पंजी मृदुतक तथा वखंड ऊतक में बटा होता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद पौधा। देखिए क्या होता है, ये पौधे ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां जल की कमी होती है तथा शुष्कता की बनी रहती है। ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे पौधे जो शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद पौधा होता है, यह पौधा ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहां पर जल की कमी होती है, वहां पर शुष्क स्थान होता है। ऐसे जगहों की मृदा में भौतिक शुष्कता उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त वायु की तेजी, अधिक ताप, आर्द्रता की कमी, प्रकाश की अधिकता आदि कारक भी जल की कमी के कारक जो होते हैं जल की कमी कर देते हैं। इन पादपों में ऐसी स्थिति में ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके कारण ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं तथा शरीर में जल संग्रहण किया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ऐसे पौधे शुष्क परिस्थितियों में भी रह देते हैं, जो पौधे शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पौधे होते हैं। आगे देखिए अगला हेडिंग है, शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पादपों में आकारिकीय अनुकूलन। तो देखिए पादपों की पत्तियों में, तनों में व जड़ों की निम्नलिखित आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 है जड़ों में अनुकूलन। तो देखिए जड़ों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार के पादपों में मूल तंत्र अधिक विकसित प्रकार का होता है। जड़ें शाखिल यानी शाखायुक्त, लंबी व ज्यादा मूल रोम युक्त होती हैं तथा जल अवशोषण की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। आगे देखिए क्या है, कुछ पादपों की जड़ें ज्यादा गहराई में न जाकर मृदा की सतह के थोड़ी नीचे ही फैली होती हैं ताकि जल की आवश्यकता होने पर उसे अवशोषित कर सके। उदाहरण के लिए नागफनी का पौधा। क्या होता है नागफनी का पौधा? क्या होता है, ये मृदा की सतह पर थोड़ी ही नीचे ही फैली होती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाती, ताकि अगर जल की आवश्यकता हो तो उसे वहाँ से वो अवशोषित कर सके। आगे देखिए जड़ें क्या होती, जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, मृदा की सतह पर ही रहती हैं। आगे देखिए क्या है, एस्पेरेगस में जड़ें मांसल होकर जल का संचय करती हैं। अल्फा अल्फा अल्फाफला में पौधों की जड़ें 130 फीट गहराई तक फैली रहती हैं और फिर नागफनी की जड़ों के सिरों पर भी मूल रोम पाए जाते हैं। दूसरा इनका देखिए क्या है, इनके तनों में अनुकूलन। देखिए तनों में निम्न अनुकूलन पाया जाता है। देखिए क्या, इन पादपों का तना काष्ठीय, छोटा व मोटा छाल वाला होता है। तनों पर रोम व कंटक उपस्थित होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य करते हैं। आगे देखिए क्या है, कुछ पादपों का तना रूपांतरित होकर मांसल व चौड़ा हो जाता है जो कि पत्ती का कार्य करता है। ऐसे तनों को पराभ स्तंभ कहा जाता है, जैसे कि रसकस, नागफनी। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ये पौधे होते हैं, इनके तनों में अनुकूलन होता है इस प्रकार से। अब देखिए अगला हेडिंग है पत्तियों में अनुकूलन। तो देखिए पत्तियों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं इन पौधों में। देखिए क्या है, विभिन्न पादपों जैसे कि यक्का, धिक्कार व जंगली केवड़े की पत्तियां मोटी, मांसल व सरस होती हैं, सरस हो जाती हैं, जो जलीय संग्रह का कार्य करती है, जल संग्रह का
कार्य करती हैं पत्तियां। ऐसे मांसल पत्ती युक्त पादपों को मृदुपर्णी या मर्दभित कहा जाता है। कई पादप जैसे कि पीपल, बरगद आदि की मोटी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य करती हैं। नागफनी में पत्तियां रूपांतरित होकर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती हैं, जिससे जल की हानि कम हो जाती है। आगे देखिए, प्रोसोपिस तथा बबूल के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां भी खंडित हो जाती हैं। आगे उसके बाद देखिए, एकेसिया मिलेनोजाइलोन तथा पार्किंसोनिया एक्यूनिएटा में पर्णबिंद चपटा हो जाता है तथा पत्ती के जैसा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यह पराग वृंत कहलाता है। आगे देखिए, इन पादपों की पत्तियां चिकनी व चमकदार होती हैं। इसकी मदद से ये किरण ऊष्मा का परावर्तन करने का कार्य करती हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग क्या है, शुष्कोद्भिद पादपों में शारीरिक अनुकूलन। तो देखिए, इन पादपों में निम्न शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 है, शुष्कोद्भिद पादपों में तने व पत्तियों की बाह्य त्वचा पूर्ण रूप से विकसित होती है। अपवाद के रूप में कनेर की बाह्य त्वचा बहुस्तरीय होती है। दूसरा देखिए क्या है, बाह्य त्वचा पर उपचर्म की एक मोटी उपचर्म उपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए कनेर, एगेओ आदि। जो कनेर का पौधा होता है उसकी बाह्य त्वचा पर क्या होता है, बहुस्तरीय, उस पर बहुत अस्तर होता है। ये क्या अपवाद है शुष्कोद्भिद पौधों में। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा, रंध्र निचली बाह्य त्वचा पर तथा कम संख्या में उपस्थित होते हैं। रंध्र एगेओ में ऊपरी बाह्य त्वचा पर धंसी हुई तथा पादनस में निचली बाह्य त्वचा में धंसी हुई होती है। ये रोमों द्वारा चारों ओर घिरे होते हैं। रोम रंध्रों को वायु के संपर्क में आने से रोकने का कार्य करते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। अगला क्या है, चौथा नंबर, संवहन ऊतक विकसित होता है तथा दारू में लिग्निन आदि मात्रा में जमा होता है। पांचवा है, यांत्रिक ऊतक ढढ़ोतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसके कारण ये अधिक विकसित होता है। छठवां देखिए क्या है, पत्तियों में भी ढढ़ोतक रेशे उपस्थित होती हैं, जो पत्तियों को कमजोर करने में भी, उसके लटकाने से भी क्या होती, रोकती हैं। उसको कमजोर होने से और लटकाने से रोकती हैं। देखिए पत्ती में इस प्रकार से आप देखेंगे, पत्ती में रेशे की तरह बने रहते हैं पत्तियों में। अब आगे देखिए क्या है, सातवां, कई पादपों यानी पौधों में जल संग्रहण के लिए जल संचयी ऊतक भी पाया जाता है। कुछ पौधों में जल का अवशोषण करने के लिए इसमें पौधों में जल संग्रहण ऊतक होता है, जल संचयी ऊतक। अब देखिए क्या अगला पौधा है, लवणोद्भिद। तो देखिए लवणोद्भिद क्या है, यानी जो नमक में पौधे, जो जैसे कि जहाँ की मिट्टी लवणीय होती है वहाँ के पौधे। देखिए, ऐसे स्थान जहाँ की मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl2 तथा मैग्नीशियम सल्फेट की सांद्रता औसत से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसे लवणीय मृदा कहते हैं, जहाँ की मिट्टी में नमक पाया जाता है। और इस प्रकार की मिट्टी में उगने वाले पादपों को लवणोद्भिद कहते हैं। कार्बनिकीय रूप से लवणीय मृदा शुष्क होती है, क्योंकि मृदा में प्रासरण दाब उच्च होता है, जिसके कारण पादप मृदा से जल अवशोषित नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय होता है और यहाँ पर जो दाब होता है उच्च होता है। आगे देखिए क्या है, लवणोद्भिद पादपों में आकारीय अनुकूलन। तो देखिए इनमें निम्न आकारीय अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 है जड़ों में अनुकूलन। तो देखिए विभिन्न पादपों में दो प्रकार की जड़ों की जड़ें होती हैं, जैसे कि एक भूमिगत, एक वायवीय। तो देखिए वायवीय जड़ें भूमिगत जड़ों से बनती हैं। कई पादपों में भूमिगत जड़ों से विशिष्ट प्रकार की जड़ें निकलती हैं, जो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रदर्शित करती हैं तथा दलदली भूमि से ऊपर की ओर निकल जाती हैं। ऋणात्मक यानी गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर होता है, लेकिन ये ऊपर की ओर जड़ें निकलती हैं, तो यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रदर्शित करती हैं। अब आगे देखिए, इन खूंटी समान मूलों को श्वसन मूल कहते हैं।
इसमें देखिए होता है जैसे कि सोनेरिया, राइजोफोरा, एबिसीनिया में। इन श्वसन मूल पर सूक्ष्म वातरंध्र उपस्थित होते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है तनों में अनुकूलन। लवणोद्भिद पौधों में तनों में अनुकूलन देखिए, तनों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए पादपों का तना मांसल तथा मोटा होता है। तने की त्वचा मोटी तथा इसके ऊपर उपचर्म का मोटा परत होता है। इसके ऊपर एक प्रकार की त्वचा पाई जाती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में तेल व टैटिन भरा होता है। बाह्य त्वचा के नीचे बहुस्तरीय अर्ध त्वचा उपस्थित होता है। अब देखिए पत्तियों में अनुकूलन, जो लवणोद्भिद पौधा होता है उनमें पत्तियों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है। देखिए पत्तियों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। पत्तियां गूदेदार होती हैं तथा पत्तियों पर उपत्वचा का मोटा आवरण होता है। पत्तियां हमेशा हरी तथा मोटी व रसयुक्त होती हैं। कुछ पादपों में पत्तियां पतली व छोटी आकार की होती हैं। आगे देखिए मैंग्रोव पादपों में पित्तअस्थ अंकुरण या जरायुजता का गुण पाया जाता है। इन पादपों में हमेशा फल में बीज अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए राइजोफेरा। अब आगे देखिए क्या है, अगला हेडिंग हमारा है लवणोद्भिद पादपों में शारीरिकीय अनुकूलन। तो देखिए इनका शरीर किस प्रकार से होता है। देखिए इन पादपों में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं जो लवणीय मिट्टी में होते हैं, यानी जो लवणोद्भिद पौधा होता है। देखिए क्या होता है, इन पादपों की भूमिगत जड़ों पर बहुस्तरीय कारक उपस्थित होते हैं। इनकी जड़ें भूमिगत होती है, इस पर बहुत से स्तर के जो कारक होता है जड़ों पर बना होता है वो उपस्थित होता है। जड़ों के वलकुट की कोशिकाएं ताराकृति के समान होती हैं तथा इसमें तेल व टैटिन पदार्थ भरा होता है। ये कोशिकाएं आपस में पार्श्व भुजाओं द्वारा संबंधित होती हैं। आगे देखिए क्या है, मज्जा कोशिकाओं की भित्ति रहती है तथा इसमें तेल व टैटिन पदार्थ का जमाव रहता है। आगे देखिए क्या है, परिरंभ ढढोतक से बनी बहुस्तरीय संरचना होती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं मोटी रहती हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के रोम उपस्थित होते हैं। आगे देखिए क्या है, पत्तियों की दोनों सतहों पर उपत्वचा की मोटी परत उपस्थित होती है। अब आगे देखिए क्या है, जंतुओं में पारिस्थितिकीय अनुकूलन। क्या है, जंतुओं में पारिस्थितिकीय अनुकूलन। देखिए जीवों का गुण जो उसे जीवित रहने तथा जनन के योग्य बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। जो जीव का गुण है उसे जीवित रहने और उसके जनन के लिए उसे योग्य बनाता है वही अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि मछली के लिए जल तथा ऊंट के लिए मरुस्थल एक अनुकूल जगह है। मछली जल में रहेगी तभी जीवित रहेगी, तभी वहाँ पे उसका जनन होगा, वो जीवित रह सकेगी। और ऊंट जो है मरुस्थल में रहेगा तभी जीवित रह पाएगा, तो उसका अनुकूलन है। अब आगे देखिए जंतुओं में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 है जलीय प्राणियों में अनुकूलन। तो देखिए ये पूर्ण रूप से जलीय होते हैं तथा स्वच्छ व समुद्री दोनों जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में और समुद्री जल खारा होता है उसमें भी पाए जाते हैं। दूसरा है कंटकों एवं सल्क का बना हुआ बाह्य कंकाल इनके शरीर के ऊपर पाया जाता है। इनका शरीर नौकाकार जो तैरने में सहायक होता है। जो जलीय प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं। आगे देखिए इनमें वायु थैली उपस्थित होता है जो जल दाब को नियंत्रित करता है तथा जल की गहराई में मछलियों को सुरक्षित प्रदान करता है। चौथा है इनमें युग्मित उपांग उपस्थित होते हैं जो तैरने में सहायक होते हैं। पांचवा देखिए ये कोलोमों के माध्यम में श्वसन करते हैं जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब आगे देखिए छठवां, इनमें हृदय द्विवेशमी पाया जाता है अर्थात एक अलिंद का तथा एक निलय पाया जाता है। जो क्या करते हैं, जो जलीय जीव हैं जिसमें हमेशा अनावश्यकीकृत रुधिर बहता है। ये जंतु अनियत तापी होते हैं। दूसरा है ठंडे वातावरण के जंतुओं में अनुकूलन। तो देखिए नंबर 1 है कई जीव ज़्यादा ठंड से बचने के लिए शीत ऋतुकरण क्रिया का उपयोग करते हैं क्योंकि ये जीव ग्रीष्म निद्रा नहीं व्यक्त कर सकते। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेशों में कीट तथा मकड़ियाँ। दूसरा है एलन के अनुसार ठंडी जलवायु में निवास करने वाले
स्तनधारियों के कान व पाद यानी कान और पैर अधिकतर छोटे रहते हैं ताकि ऊष्मा का क्षय कम हो सके। आगे तीसरा क्या है, शरीर पर घने बाल होना जिसके द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो सके। जैसे कि शरीर पर घने बाल होगा तो उसमें शरीर की गर्मी कम निकलेगी, जिससे ठंड कम लगेगा, शरीर की गर्मी बाहर कम निकलेगी। जब हम कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी बचाने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं ना ठंडियों में। आगे देखिए, चौथा है, ठंडे प्रदेशों के कई जीव में शीत निष्क्रियता देखी जाती है। देखिए तीसरा है, मरुदभिद जंतुओं में अनुकूलन। तो देखिए क्या है, इन जंतुओं को कम जल की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये जल की जरूरत की आंतरिक वसा के आक्सीय पूरक होते हैं। ये जो जल में रहते हैं जंतु क्या होते हैं, मरुदभिद जंतु, ये क्या करते हैं, ये जल, इन्हें जल की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये जल की जरूरत आंतरिक वसा के, जो उनका अंदर का वसा होता है, उसके ऑक्सीकरण से पूर्ण करते हैं। कंगारू चूहा अपने उपापचय द्वारा निर्मित जल पर निर्भर करते हैं या कभी भी जल ग्रहण नहीं करते। इनमें उत्सर्जी पदार्थ समाप्त करने के लिए जल की बहुत कम आयतन की जरूरत होती है। आगे देखिए, कई जीवों में मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता पाई जाती है जैसे कि ऊंट। और फिर अगला है, मरुस्थल प्रदेशों में रहने वाले कई जीव ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं जैसे कि कंगारू चूहे में अनुकूल उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में। और देखिए कंगारू मरुस्थल में कंगार चूहा अपनी जल की जरूरत को पूरी करने के लिए आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण के उपयोग में समर्थ है। जो कंगारू चूहा है वो क्या करता है, कंगारू और चूहा दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, जल को पूरा करने के लिए अपने आंतरिक वसा का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है समष्टियाँ। तो देखिए समष्टियाँ क्या है, एक ही जात के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। यह जीवीय समुदाय की इकाई कहलाती है। जैसे कि मानव की समष्टि पादप समष्टि परिस्थितियों की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के समूह एवं इनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसे समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। समष्टि क्या है, एक ही जात के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं, ये होता है समष्टि। और ये क्या है, जीवीय समुदाय की इकाई है, जो लोग जीवीय समुदाय हैं, जो जिंदा हैं। आगे देखिए क्या है, समष्टि के लक्षण। तो देखिए समष्टि के लक्षण क्या है, नंबर 1, समष्टि आकार और समष्टि घनत्व। किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण उसका घनत्व माना जाता है। किसी विशेष क्षेत्रफल में उपस्थित सजीव संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए समष्टि घनत्व लिखा हुआ इस प्रकार से, इसे यहाँ पे है जीवित जीव का, यहाँ पे देखिए जीवों की संख्या दी है और यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, अभी आगे इसको समझेंगे तो आगे इसको देखिए, इसका घनत्व निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र दे रहा है, मतलब किस प्रकार से घनत्व समष्टि का घनत्व निकाल सकते हैं। समष्टि घनत्व निकालने के लिए सूत्र यहाँ पे है। तो आगे देखिए यहाँ पे है जीवित जंतुओं की संख्या और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्षेत्र की संख्या। तो आगे देखिए बी नंबर क्या है, जन्म दर। देखिए सजीवी द्वारा नए जीवों को जन्म देकर जन्म दर कहलाता है। जो सजीव होते हैं वो नए जीवों को जन्म देते हैं, वही जन्म दर कहलाता है। अगला है मृत्यु दर। एक निश्चित समय में जनसंख्या में जितने जीव मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। कोई एक मान लीजिए एक साल में जितने जीव मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। अगला है लिंग अनुपात। तो देखिए लिंग अनुपात क्या है, समष्टि का दूसरा विशेष गुण है लिंग अनुपात। समष्टि में नर व मादा के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि कितने कितने मादा हैं कितने नर हैं, इसे लिंग अनुपात कहते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है आयु पिरामिड। तो देखिए पिरामिड क्या है, आयु पिरामिड देखिए समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है। जो निर्मित होने वाली संरचना को आयु पिरामिड कहते हैं। पिरामिड 3 प्रकार का होता है, बढ़ता हुआ, स्थिर तथा घटता हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये पिरामिड बढ़ता हुआ है, बढ़ती हुई पिरामिड, और ये स्थिर है, और ये क्या है, घटती हुई है। यानी जनसंख्या जो बढ़ेगी तो ये पिरामिड क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ते में प्रदर्शित करते हैं, यानी बढ़ रहा है। और अगर जनसंख्या स्थिर है, मतलब कि समाज जितना पहले साल था उतना इस साल भी है, तो समान है, स्थिर है। और घट रही है तो इस प्रकार से पिरामिड के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं।
आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, समष्टि वृद्धि। तो देखिए समष्टि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। नंबर एक है जन्म दर। तो देखिए जन्म दर क्या है, किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने को ही जन्म दर कहते हैं। दूसरा है मृत्यु दर, यह दी गई अवधि समष्टि में पाए जाने वाले मौतों की संख्या है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है किस समय अवधि में, यही होता है मृत्यु दर। तीसरा है आप्रवासन, प्रजाति के जीव जो दिए गए समय में अन्य स्थान से इस आवास में आ गए, यानी एक साल में कितने लोग, कितने जीव दूसरा स्थान छोड़कर इस स्थान में आए, ये आप्रवासन। और डी है उत्प्रवासन, यानी प्रजाति के वही जीव जो दिए गए समय में इस आवास को छोड़कर किसी अन्य आवास में चले गए तो उसे उत्प्रवासन कहते हैं। यानी मान लीजिए एक साल के अंदर कितने जीव ये स्थान छोड़कर कहीं और चले गए, ये होता है उत्परिवासन। और कितने जीव आए इसे कहते हैं आप्रवासन। अगला आइटम देखिए क्या है, आवास सूक्ष्म तथा आवास तथा निकेल। आवास सूक्ष्म आवास तथा निकेल। तो देखिए आवास क्या है, नंबर एक देखिए, आवास वह भौतिक स्थान है जहाँ कोई जीवधारी समष्टि या समुदाय में बसता है, बसता यानी रहता है, जो अजैविक तथा पर्यावरणीय कारकों से मिलकर बना है। जो आवास होता है, आवास वह भौतिक स्थान है जहाँ कोई जीवधारी समष्टि या समुदाय बसता है यानी रहता है। जैसे आप लोग किसी गांव में बसे हुए हैं तो ही आवास है। आगे देखिए आवास के लक्षण। देखिए आवास के लक्षण क्या है, देखिए नंबर एक, यह कुल पर्यावरणीय कारक है जो किसी विशेष स्थान पर किसी जनसंख्या समुदाय की स्थिति का निर्धारण करता है। दूसरा है आवास चींटी की आंत के समान बहुत छोटा है तथा वन के समान बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगला है आवास की किस्में, यानी कितने प्रकार की आवास होती है। देखिए कार्बनिक पदार्थों की बहुलता वाले गैसीय जल की धाराओं में ट्यूबिफेक्स नामक एनिपिलिडा पाया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन रहित जल में कायरोनोमस के लार्वा पाए जाते हैं। तीसरा है घास के मैदानों तथा काष्ठीय मैदानों में खरगोश पाया जाता है, ये सब इनका आवास है। चौथा है भारतीय समुद्री तटी में भारतीय शार्क पाए जाते हैं, समुद्र में शार्क पाया जाता है, ये समुद्र में शार्क का स्थान है। पांचवा ताजे पानी की धाराओं में कैटफिश पाई जाती है, जो पानी की धारा होती है उसमें कैटफिश पाया जाता है, ये उसका स्थान है, आवास है। अब देखिए दूसरा है सूक्ष्म आवास। तो देखिए सूक्ष्म आवास क्या होता है, किसी आवास के उप विभाग जिसमें जिनमें अलग अलग पर्यावरणीय दशाएं होती हों तथा अनेक प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, जिसे सूक्ष्म आवास कहते हैं। सूक्ष्म आवास किसे कहते हैं, किसी आवास के उप विभाग जिसमें अलग अलग पर्यावरणीय दशाएं हों तथा अनेक प्रकार के जीव उसमें उपस्थित हों, उसे ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म आवास। उदाहरण के देखिए कीचड़ युक्त तल, जिसमें कीचड़ मछली भी है, मेढक भी हैं, अन्य कीड़े मकोड़े भी हैं। तालाब की सतह, तालाब में मगरमच्छ भी है और फिर मछली भी है, मेढक भी है, ऑक्टोपस भी है। खेत का कोना आदि। आगे देखिए तीसरा है पारिस्थितिकीय निकेत। तो देखिए प्रत्येक जीव जाति विशेष कार्य एवं आवास ग्रहण करती है, कार्य क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं। नंबर एक है स्थानीय या आवासीय निकेत। देखिए यह जीवी द्वारा भौतिक स्थान को प्रदर्शित करता है। दूसरा है पोषक निकेत, यह पारितंत्र में जीव की कार्य करने की स्थिति को दर्शाता है। तीसरा है जीवन स्वरूप निकेत। तो देखिए भिन्न स्तर के शारीरिक संगठन वाले पादप भली प्रकार से साथ रहते हैं, जैसे कि वृक्ष और शाक या वृक्ष एवं झाड़ियाँ। जो जीवन समरूप निकेत होते हैं, जीवन स्वरूप मतलब जो साथ में, जैसे कि वृक्ष के साथ झाड़ियाँ भी रहता है, झाड़ी मतलब छोटे मोटे वनस्पति जो हैं। आगे देखिए चौथा है पुनर्उद्भवन निकेत। तो देखिए पादपों के बीज वर्धित या कायिक प्रजनन इकाइयों के अनुकरण की परिस्थितियों या समय की भिन्नता के कारण साथ रहने वाले जातियों में कुछ जातियां एक स्थान पर अधिक प्रभावी होती हैं, इसे पुनर्उद्भवन कहते हैं। अगला हेडिंग है महत्व। तो देखिए महत्व क्या है इसका, पारिस्थितिकीय निकेत रहने के स्थान के लिए होने वाले लगातार संघर्ष से बचने में मदद करता है। ये जाति के उपजाति को विभेदीकरण में सहायक होता है, जो महत्व होता है।
आगे देखिए क्या है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो देखिए प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव अलग अलग नहीं रह पाते, बल्कि जैव समुदाय का निर्माण करने के लिए कई तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ये क्रियाएं एक या दोनों जातियों के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकती हैं, या उदासीन भी हो सकती हैं। लाभदायक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह तथा हानिकारक क्रियाओं क्रियाओं के लिए माइनस चिन्ह, और उदासीन के लिए जीरो प्रदर्शित किया गया है। जो क्रियाएं लाभदायक होती हैं उन्हें प्लस से, जो हानिकारक होती हैं उन्हें माइनस से, और जो उदासीन होती है उन्हें जीरो से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जात ए, जात बी, और यहाँ पे क्या दिया, नेम ऑफ इंटिंसेशन। तो देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब कि लाभकारी क्रिया। तो क्या है, राहोपकारिता, दूसरा स्पर्धा, स्पर्धा यानी कि हानिकारक क्रिया जात ए और जात बी में। और क्या है, परभक्षर हानिकारक क्रिया, परजीविता हानिकारक क्रिया, और सहयोजिता मतलब जात ए में है लाभदायक और फिर जात बी में है उदासीन। अंतर जातीय परजीविता, ए में क्या है, हानिकारक है, और बी में क्या है, उदासीन है। अब आगे देखिए क्या है, अगला हेडिंग है सहोपकारिता। तो देखिए इस पारस्परिक क्रिया में दोनों जीवों को लाभ होता है, उसे सहोपकारिता कहते हैं। जैसे कि लाइकेन में कवक व शैवाल एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। जिन क्रिया में दोनों जीवों को लाभ होता है उसे सहोपकारिता कहते हैं। दूसरा अगला स्पर्धा। तो देखिए स्पर्धा क्या है, जीवों के बीच का स्थान, जल, भोजन, खनिज लवण के लिए तथा अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। इसमें दोनों जीवों को हानि होती है। एक ही जात के जीवों के बीच स्पर्धा अंतरा जातीय स्पर्धा व भिन्न जातीय जीवों के बीच स्पर्धा अंतरा आजातीय स्पर्धा कहलाती है, अंतर जातीय स्पर्धा। आगे देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, स्पर्धा में दोनों जीव को हानि होता है। अगला हेडिंग है परिभक्षण। तो देखिए यह दो जातियों के मध्य अस्थायी पारस्परिक संबंध है, जिसमें एक जात के जीव दूसरे जात के जीव को मारकर भोजन के रूप में खाता है। ये परिभक्षण होता है। इसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होता है। अगला हेडिंग है परभक्षण के कार्य। तो देखिए क्या है, परभक्षण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। अनेक परभक्षियों का उपयोग पीड़कों के जीव नियंत्रण में भी किया जाता है। परभक्षण जातियों की विभिन्नता को बनाए रखता है। आगे देखिए कुछ पादपों में कांटे होने के कारण परभक्षी इन्हें नहीं खा पाते, जैसे कि बबूल और नागफनी का पौधा। अब देखिए अगला हेडिंग है परजीविता। देखिए जब कोई जीव अपना भोजन दूसरे सजीव से प्राप्त करता है तो उसे परजीविता कहते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। तो देखिए बाह्य परजीवी क्या होता है, वह परजीवी जो अपना भोजन परपोषी की बाह्य सतह से ग्रहण करते हैं उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए जूं मनुष्य पर, जैसे जूं है, जो जूं है वो मनुष्य पर भोजन प्राप्त करता है। कुत्ते पर चिड़चिड़ाया, अमरबेल आदि। तो कुत्ते पर जो कीट लगे होते हैं चिड़चिड़ाया को, कुत्ते से अपना भोजन खून चूस कर करते हैं। जो होते हैं मनुष्य पर निर्भर है, तो मनुष्य का खून चूस कर अपना जीवन करते हैं। बी वाला देखिए क्या है, अंतः परजीवी। वह परजीवी जो परपोषी के शरीर में अलग अलग जगहों से, जैसे कि लाल रुधिर कणिका, यकृत, फेफड़े आदि में पाए जाते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। अगला हेडिंग है सहभोजिता। तो देखिए ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, ये सहभोजिता होता है। अगला है अंतर जातीय परजीविता। तो देखिए अंतर जातीय परजीविता में एक जाति को हानि तथा दूसरे जाति को अप्रभाविता रहती है। दूसरी जाति को क्या होता है, अप्रभावित रहता है दूसरा जाति। अगला देखिए क्या है कठलताएं। तो देखिए ये काष्ठीय आरोही होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उनकी जड़ें जमीन से निकल कर लेकिन वह दूसरे पौधों पर लिपट कर बहुत ऊपर चले जाते हैं। दूसरे पौधों पर लिपट कर क्या करते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं और पेड़ों के ऊपर फैलकर सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसे कठलताएं कहते हैं, जैसे कि टीनोस्पोरो आदि।
देखते हैं कोई जो पेड़ होता है पेड़ के ऊपर कई से पौधा लपेटे रहते हैं, जिसे गांव में बंवर कहते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग है अधिपादप। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के तनों, शाखाओं आदि पर उगते हैं लेकिन उनमें भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसे पौधों को अधिपादप कहते हैं, जैसे कि बैन्डा, मास, फर्न आदि। अगला है परजीवित। तो देखिए, यह एक जीवधारी को दूसरे जीवधारी हेतु पूर्ण या आंशिक निरोध होता है। इसमें एक जीव कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न करता है जो दूसरे जीव की वृद्धि को आगे बढ़ने से रोकता है। ये होता है परजीवित। दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए। वन शॉट का वीडियो तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।